23 सितंबर साल 2008 की वो रात शायद मैं अपने जीते जी कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि उस रात हुई एक घटना ने मेरे सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। आज भी जब कभी वो तारीख मेरे जहन में आती है तो अपने आप ही मेरा पूरा शरीर सिहर उठता है। दरअसल घटना कुछ यूं है कि उस रात मैं जिस दुकान में काम करता था वहां मैं महीने का हिसाब कर रहा था। मालिक की तरफ से ऑर्डर था कि उन्हें महीने का पूरा हिसाब किताब आज रात ही चाहिए। मैं मालिक को मना तो नहीं कर सकता था, फिर चाहे जितनी भी रात हो जाए, क्योंकि मैं उस काम में नया नया जुड़ा हुआ था। खैर, सारा हिसाब मालिक को देने के बाद मैं जब दुकान से बाहर निकला तो पाया कि बाहर अभी भी बारिश हो रही है। खैर, छाता तो मैं लेकर ही आया था, लिहाजा मैं स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात काफी हो चुकी थी, लगभग 10:30 बज रहे होंगे। अब तो बस आखिरी ट्रेन ही एक सहारा है, और अगर वो भी निकल गई तो आज घर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही सोचकर मैं अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा था। कुछ देर चलने के बाद मैं जब स्टेशन पहुंचा तो आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही लगी हुई थी। टिकट तो मेरे पास पहले से ही था, लिहाजा मैं उस ट्रेन में सवार हो गया। आखिरी ट्रेन होने की वजह से ट्रेन में लोग काफी कम थे, बस इक्का दुक्का ही मुसाफिर नजर आ रहे थे। खैर, मैं एक सीट पकड़कर बैठ गया। कुछ देर के बाद ट्रेन खुली और रेंगती हुई पटरियों पर आगे बढ़ने लगी। बारिश अभी भी उसी तरह से बरसे जा रही थी। अभी मैं सीट पर बैठकर कुछ सोच ही रहा था कि तभी मेरे बगल वाली सीट से एक आवाज आई, अरे अजय, तू आज आखिरी ट्रेन से? मैं जब उस आवाज की ओर पलटा तो पाया कि वो मेरे दोस्त विनोद की आवाज है। विनोद आकर मेरे सामने वाली सीट पर बैठा। तभी मैंने विनोद की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे आज थोड़ी देरी हो गई। और इतना बोलकर मैं वापस से कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद विनोद फिर बोला, क्या हुआ? क्या सोच रहा है? कुछ परेशानी है क्या? तो इस पर मैंने जवाब दिया, ना ना, परेशानी क्या होगी। तू तो जानता है मैं अपनी साइकिल एक गैरेज में रखता हूँ, वही सोच रहा हूँ कहीं वो गैरेज बंद तो नहीं हो गया होगा। मेरी इस बात पर विनोद कुछ देर तक तो चुप रहा, मगर थोड़ी देर बाद बोला, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, तू कोई सेकंड हैंड बाइक क्यों नहीं ले लेता? सस्ते में मिल जाएगा, कब तक वो पुरानी साइकिल घसीटेगा? विनोद की बात पर मैंने जवाब दिया, बाइक तो मैं ले सकता हूँ, पर वो क्या है कि ये साइकिल मुझे मेरे पिताजी की दी हुई आखिरी निशानी है। पता नहीं क्यों उस साइकिल को छोड़ने का मन नहीं करता, और इत्तेफाक से आज ही मेरे पिताजी की बरसी है। मेरी सारी बात सुनकर विनोद बोला, माफ करना भाई, मैं बिना कुछ सोचे समझे बोल गया। तो इस पर मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं, ये तो रोज का है। इसी बीच मेरा स्टेशन आ गया, जिस पर मैंने विनोद से कहा, चल मैं चलता हूँ, घर आना कभी। इतना बोलकर मैं ट्रेन से नीचे उतर गया। बारिश इधर भी हो रही थी। मैं छाता लेकर जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर निकला और सीधे बिश्नोई काका के गैरेज पहुंचा। बेचारे बिश्नोई काका गैरेज बंद करके मेरी साइकिल को बाहर लिए खड़े थे। मैं जल्दी से उनके पास गया तो काका बोले, जल्दी निकल जाओ अजय, सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैं निकल जाता, बस तुम्हारे लिए ही रुका हुआ था, जाओ। तो इस पर मैंने साइकिल घुमाते हुए कहा, हाँ, बांस बगान वाले रास्ते से निकल जाऊंगा जल्दी। तो मेरी बात सुनकर काका बोले, बांस बगान वाले रास्ते से क्यों? सीधे रास्ते से जाओ। तुमको नहीं पता, उस रास्ते पर 2 दिन से सरकारी काम चल रहा था, और आज गड्ढों में पानी भर जाने के चलते एक आदमी जब साइकिल लेकर गुजर रहा था तो गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो गई। सर पर चोट लगी थी उसके। हालांकि अब गड्ढों को भर दिया गया है, पर काका की बात सुनकर मैंने कहा,
अरे कुछ नहीं होगा काका, मैं चला जाऊंगा। जिसके बाद मैं साइकिल लेकर अपने घर की तरफ चलने लगा। एक हाथ में छतरी और दूसरे हाथ से साइकिल का हैंडल पकड़कर चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और ये तकलीफ मुझे ज्यादा देर तक ना झेलनी हो, इसलिए मैंने बांस बगान वाले रास्ते से जाने का तय किया। घर में माँ अकेली होगी, ये सोचकर मैं तेजी से पेडल मारने लगा। कुछ देर चलने के बाद मैं उस बांस बगान वाले रास्ते पर पहुंचा तो वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। अंधेरा इतना घना था कि साइकिल चला पाना काफी मुश्किल हो रहा था। हालांकि मेरे पास एक बैटरी टॉर्च थी, पर अब किस हाथ से मैं टॉर्च पकड़ता, जिस वजह से मजबूरन मुझे छाते को बंद करके साइकिल में टांगना पड़ा और एक हाथ से टॉर्च पकड़कर मैं आगे बढ़ने लगा। रास्ते के अगल बगल सिर्फ बड़े बड़े बांस के पेड़ थे। हवाओं की रफ्तार काफी तेज थी, फिर भी मैं किसी तरह से आगे बढ़े जा रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि टॉर्च की धुंधली सी रोशनी में रास्ते के एक बगल मुझे कोई शख्स खड़ा दिखा। मेरी साइकिल जब उस आदमी के नजदीक पहुंची तो पाया कि वो मेरा एक दोस्त पोल्टू है। पोल्टू हमारे ही गांव का एक लड़का था, मगर इतनी रात गए वो यहाँ इस रास्ते पर क्या कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके साथ उसकी साइकिल भी थी। मैं साइकिल चलाता हुआ पोल्टू के पास जाकर रुका और उससे पूछा, पोल्टू, तू इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं किसी काम से आया था, पर तू तो इस रास्ते से घर नहीं जाता था। इस पर मैंने कहा, आज थोड़ी देरी हो गई तो इसी रास्ते से चलना ठीक समझा, चल चलते हैं साथ में। जिसके बाद पोल्टू और मैं अपनी अपनी साइकिल लेकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। पोल्टू मुझसे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। चलते चलते एक वक्त ऐसा आया जब पोल्टू मुझसे काफी आगे निकल गया और मुझसे काफी दूर सामने की तरफ रास्ते के बीचों बीच रुक गया। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये रास्ते के बीच में इस तरह से क्यों रुक गया है। खैर, मैं साइकिल लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं पोल्टू की तरफ थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी मेरी साइकिल एकदम से अपने आप ही रुक गई। मुझे बहुत अजीब लगा कि आखिर मेरे कुछ किए बगैर ही साइकिल अपने आप कैसे रुक गई। मैं पेडल तो मार रहा था, मगर साइकिल का पिछला चक्का बस एक ही जगह पर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीछे से मेरी साइकिल को पकड़कर रखा हो, मगर कौन, ये देखने के लिए मैं टॉर्च लेकर पीछे पलटा तो सच में मेरी साइकिल को किसी ने दोनों हाथों से पकड़कर रखा था। टॉर्च की रोशनी में बस 2 हाथ ही नजर आ रहे थे। दोनों हाथों में से वो दाहिना हाथ जिसने साइकिल को पीछे से पकड़कर रखा था, उस हाथ की छोटी उंगली गायब थी। मैं चिल्लाते हुए तुरंत सामने की ओर पलटा, लेकिन सामने पोल्टू था ही नहीं। इतने में ही मेरी साइकिल भी अपने आप ही उन हाथों की पकड़ से आजाद हो गई। जिसके बाद मैंने जो साइकिल भगाना शुरू किया तो सीधे अपने घर पर ही रुका। घर पहुंचकर इससे पहले कि मैं माँ को पूरी बात बताता, तभी सामने से माँ ने कहा, बेटा तू आ गया, एक बार पोल्टू के घर जाकर आ। पोल्टू अब नहीं रहा। आज दोपहर को वो बांस बगान वाले रास्ते से आ रहा था, गड्ढे में गिरकर सर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। माँ के मुंह से ये सुनकर मेरे पैर अपने आप ही कपकपाने लगे। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरी साइकिल को पकड़ने वाले वो दोनों हाथ मेरे पिताजी के थे, क्योंकि पिताजी के भी दाहिने हाथ में छोटी उंगली नहीं थी। मगर मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर पिताजी ने मुझे पोल्टू के पास जाने से क्यों रोका। क्या पोल्टू की आत्मा मुझे कोई नुकसान पहुंचाती या कुछ और। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
मेरे मामा जी बहुत ही गुस्सैल किस्म के आदमी थे। अगर घर पर किसी से भी थोड़ी कहा सुनी हो जाती तो घर छोड़ने के लिए उनका एक पैर हमेशा उठा हुआ ही रहता था। उस शाम भी जब मामी जी और मामा जी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई तो मामा जी ने अपना बैटरी टॉर्च लिया और चल पड़े। गुस्से से लाल हो चुके मामा जी बस अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। अब चलते चलते तकरीबन 20-25 मिनट बीत चुके थे और मामा जी घर से काफी दूर निकल आए थे। गांव के कच्चे रास्ते पर चलते हुए जब मामा जी के पैर दुखने लगे तो वो रास्ते के किनारे पर बैठ गए। अब लगभग अंधेरा हो चुका था, जिस वजह से थोड़ी देर पहले तक जो रास्ता सूरज की रोशनी में चमक रहा था, अब वही रास्ता अंधेरे में डूब चुका था। अंधेरा इस कदर छा चुका था कि टॉर्च की रोशनी के अलावा कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। कुछ देर आराम फरमाने के बाद मामा जी फिर से आगे बढ़ने लगे। अब रात काफी हो गई थी और उन दिनों हमारे गांव में जंगली जानवरों का भी खतरा काफी बढ़ा हुआ था, मगर मामा जी इन सब बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़े जा रहे थे। अभी मामा जी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें सामने की ओर 3-4 टिमटिमाती बत्तियां जलती दिखी। जब मामा जी ने अपनी टॉर्च की लाइट उन बत्तियों पर डाला तो पाया कि ठीक उनके सामने कुछ दूरी पर 3-4 बच्चे खड़े हैं और वो लाल टिमटिमाती रोशनी कहीं और से नहीं बल्कि उन सभी बच्चों की आंखों से आ रही थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? किसी भी जिंदा इंसान की आंखें लाल कैसे चमक सकती है? और तो और इतनी रात गए 3-4 बच्चे इस सुनसान रास्ते पर आए तो आए कहां से? अभी मामा जी ये सोच ही रहे थे कि तभी मामा जी की नजर उन सभी बच्चों के पैरों पर गई तो उनके पैरों को देखकर मामा जी का पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उन सभी बच्चों के पैर उल्टे थे। ये देखकर मामा जी समझ गए कि ये कोई साधारण बच्चे नहीं बल्कि भूत है। अब मामा जी के हाथ पैर फूलने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। देखते ही देखते वो 3-4 बच्चे मामा जी की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब मामा जी का सारा खून सूखने सा लगा था। उन्हें लगने लगा था कि अब वो उन सभी भूतों के हाथों मारे जाएंगे कि तभी मामा जी ने हिम्मत जुटाया और वहां से अलग एक पतले रास्ते की ओर दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते जब एक बार मामा जी पीछे मुड़कर उन सभी भूतों की ओर देखा तो वो सभी भूत ना जाने क्यों जोर जोर से हंसे जा रहे थे। मामा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, मगर उनको इतना जरूर पता था कि अगर वो रुके तो उनकी मौत पक्की है। अपनी मौत को अपने पीछे समझकर मामा जी दौड़ते रहे कि तभी उन्हें कुछ दूर पर आगे एक छोटा सा घर दिखा। उस घर को देखकर मामा जी की जान में थोड़ी सी जान आई और वो अपनी जान बचाने के लिए भागकर उस घर की तरफ जाने लगे। भागते भागते मामा जी उस घर के बंद दरवाजे पर पहुंचे और जोर जोर से उस घर का दरवाजा पीटने लगे। कुछ देर दरवाजा पीटने के बाद एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला तो उनके दरवाजा खोलते ही मामा जी झट से घर के अंदर दाखिल हो गए। तो उन्हें इतना डरा और घबराया देख उस आदमी ने मामा जी से कहा, क्या वो बेटा तुम इतना डरे हुए क्यों हो? जिसके बाद मामा जी ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में अपनी पूरी आप बीती उस बुजुर्ग आदमी को बताई। तो मामा जी की पूरी आप बीती सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, वो बच्चे, अच्छा डरिए मत। इतना बोलकर उस आदमी ने घर के अंदर चिल्लाते हुए कहा। अभी मैं बैठे बैठे पानी का इंतजार कर ही रहा था कि तभी मुझे 2-4 लोगों के एक साथ चलने की आवाज सुनाई पड़ने लगी और जैसे ही वो कदमों की आवाज मेरे थोड़ा नजदीक आई तो मामा जी का पूरा शरीर वापस से कांपने लगा और हाथ पैर भी फिर से फूलने लगे।
क्योंकि पानी का ग्लास लेकर कोई और नहीं बल्कि वही 3-4 बच्चे आए थे। ये देखकर मामा जी समझ गए कि आज उनकी मौत पक्की है कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा कहीं वो बच्चे ये लोग तो नहीं थे? उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर मामा जी ने जब अपनी निगाहें उस बुजुर्ग आदमी की ओर घुमाई तो मामा जी का कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा अब उन भूतिया बच्चों की तरह हो गया था। इसका मतलब वो बुजुर्ग आदमी भी कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी मामा जी वहां से उठकर भागने ही वाले थे कि तभी उस बुजुर्ग आदमी के भूतों ने मामा जी का गला पकड़ लिया, वो भी इतनी जोर से कि मामा जी उस भूत के शक्ति के आगे जिंदा लाश की तरह प्रतीत होने लगे। वो अपने गले को उस भूत के हाथों से छुड़ाने की काफी कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी सारी शक्ति व्यर्थ जा रही थी। अभी मामा जी मरने ही वाले थे कि तभी वहां नाना जी और गांव के 2-4 लोग आ पहुंचे। तो उन लोगों को देखकर वहां मौजूद सभी भूत हवा में धुआं हो गए। जिसके बाद मामा जी ने अपनी पूरी आप बीती नाना जी को बताई, तो इस पर नाना जी ने कहा, आज से कुछ साल पहले इस घर पर एक पिता और उसके 3-4 बच्चे रहा करते थे, मगर एक दिन वो सभी कहीं से आ रहे थे कि तभी एक बड़ी सी ब्रेक फेल गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दिया, जिससे उन सभी की वहीं पर मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा हर रोज भटकती रहती है। जिसके बाद मामा जी नाना जी के साथ घर चले आए, तो इस तरह से उस रात मामा जी की जान बच गई। अभी मैंने अपने मामा जी की पूरी कहानी अपने दोस्तों को बताई ही थी कि तभी मेरे एक दोस्त गौतम ने कहा, अरे अमित, मेरे चाचा जी के साथ भी एक ऐसी घटना घटी थी। इससे पहले कि गौतम कुछ बोले, दूसरे दोस्त ने हल्की दबी हुई आवाज में कहा, बताना क्या हुआ था तेरे चाचा जी के साथ। जिसके बाद गौतम ने बताना शुरू किया। आज से करीबन 12 साल पहले मेरे चाचा जी ने गांव के बाहर एक दुकान में बतौर स्टाफ का नया नया काम पकड़ा था। उनकी ड्यूटी सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक की होती थी। उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी, जिस कारण लोग रात के वक्त टॉर्च का सहारा लेकर इधर उधर जाया करते थे। अमूमन उस समय लोग रात के वक्त ज्यादातर घर से बाहर नहीं निकला करते थे। ऐसे ही एक रात चाचा जी की काम से छुट्टी हुई, मगर उस दिन शाम से ही काफी तेज बारिश हो रही थी। चाचा जी उस दिन अपने साथ छाता ले जाना भूल गए थे, तो छुट्टी हो जाने के बाद वो दुकान के शेड के नीचे जाकर खड़े हो गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, मगर बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे रात भी बढ़ती जा रही थी। इस पर चाचा जी ने अपने मन ही मन में कहा, और 10 से 15 मिनट देखता हूँ, वरना भीगता हुआ घर चला जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। 10 से 15 मिनट इंतजार करने के बावजूद भी बारिश नहीं रुकी, तो चाचा जी भीगते हुए घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। बारिश और तेज होती जा रही थी, मानो बारिश चाचा जी से कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रही हो। खैर, अभी चाचा जी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते के किनारे पर एक पेड़ के ऊपर काफी हलचल होती दिखाई पड़ी। तो उस हलचल को देखकर चाचा जी ने अपनी टॉर्च की रोशनी को उस पेड़ के ऊपर घुमाया, तो उस पेड़ के ऊपर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही पेड़ के ऊपर का नजारा देखकर इतनी बारिश में भी चाचा जी के प्राण सूख गए और उनका पूरा शरीर बर्फ के समान ठंडा पड़ने लगा, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था। उसके 2 सींग थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। ये देखकर चाचा जी को समझ आ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। जिसके बाद चाचा जी ने ना आव देखा ना ताव, वो सीधे घर भाग गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।